Hello, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome again in NFTS 3.0. आपने बॉटनी के अंदर इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसके साथ साथ आपने वहाँ पे इकोसिस्टम चैप्टर जो है वो भी डिस्कस किया हुआ है। और आज के लेक्चर के अंदर हम अपने बॉटनी के सेक्शन का लास्ट वाला यहाँ पे लेक्चर डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला चैप्टर हमारा रहेगा और मेरे पीछे आप नाम देख रहे होंगे, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला हमारा चैप्टर रहेगा, राइट। इसमें जो है आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करीबन यहाँ पे 30 क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने स्टेटमेंट बेस्ड ही यहाँ पे लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें देखने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर डाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप देखते हो हमारे एनसीईआरटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह की मेजॉरिटी में वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को जेनेटिक लेवल पे हमने डिस्कस किया था, उसके साथ साथ स्पीशीज लेवल पे भी, और उसके साथ साथ जो है इकोसिस्टम लेवल पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। वहीं से हमने ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पे हम जाते हैं। लिखा हुआ है, a single species might show high diversity at the genetic level or its distributional range। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी याद रखी होगी तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हम सब जानते हैं कि एक स्पीशीज जो है वहाँ पे वो बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखा सकता है अपने जेनेटिक लेवल पे। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। उसके बाद नंबर सेकंड स्टेटमेंट, आपने ये प्लांट का नाम तो वहां पे सुना होगा, देखा भी होगा। रावोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है, आपने सुना होगा। ग्रोविंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज, आप सब जानते हो ये हिमालय के पहाड़ों के ऊपर जो है डिफरेंट हाइट्स पे पाया जाता है। दैट मीन्स शो जेनेटिक वेरिएशंस in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine। ये सब हम जानते हैं कि ये रावोल्फिया वोमिटोरिया जो एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे हम एक एक्टिव केमिकल जो है वो वहाँ पे निकालते हैं जिसका नाम रेसरपाइन है। बट जो डिफरेंट हाइट्स पे हम ये प्लांट देखते हैं, तो डिफरेंट हाइट्स पे जो ये प्लांट देखे जाते हैं उनमें उस रेसरपाइन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है, और उस रेसरपाइन की जो पोटेंसी होती है, जो उसका ड्रग वैल्यू होता है, उसमें भी हम डिफरेंस जो है वहां पे देखते हैं। तो ये बिल्कुल भी स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पे, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद और एक यहाँ पे स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, इंडिया के रिलेटेड लिखा हुआ है, इंडिया हैज more than 1000 genetically different strains of rice and 50,000 varieties of mango। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया में जो मैंगो और जो राइस के जो जेनेटिकली डिफरेंट जो वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो जो है वहाँ पे डिफरेंस हम उनमें बहुत ज़्यादा देखते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे आप गौर से देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो है कम से कम राइस के वहाँ पे अगर करेक्ट हम देखेंगे तो कम से कम राइस के 50,000 स्ट्रेन से। बट यहाँ पे जो है इन्होंने उल्टा किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइस के डिफरेंट स्ट्रेन का नंबर जो है वो 1000 दिया हुआ है, बट मैंगो जो है मैंगो के मोर देन 1000 पाए जाते हैं, और राइस के डिफरेंट स्ट्रेन का जहां तक नंबर का ताल्लुक है वो जो है 50,000 से ज्यादा है। बट यहाँ पे मैंगो के लिए 50,000 वेराइटीज लिखा हुआ है, और हमारे राइस के लिए यहाँ पे सिर्फ 1000 लिखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल इनका उल्टा है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। इसके बाद और एक स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, ईस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन वेस्टर्न घाट्स। और ये भी हमारे एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट है, मगर असल स्टेटमेंट जो हकीकतन हम देखते हैं वो ये होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। बट यहाँ पे जो है अगेन इसको जो है उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ईस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स। बट ये हम सब जानते हैं वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन जो है स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से भी ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट बन जाएगा, राइट। और ई स्टेटमेंट जो यहां पे दिया हुआ है,
India has greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. हम जानते हैं नॉर्वे जो है, this is one of the Scandinavian country, और इसके रेस्पेक्ट में, नॉर्वे के रेस्पेक्ट में, इंडिया में इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे डेजर्ट्स का नंबर, यहाँ पे रिवर्स वगैरह जो है, ये सारे जो यहाँ पे हमारे जो इकोसिस्टम्स है उनका नंबर इंडिया के अंदर ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल सही है। और आप सब जानते हो इंडिया जो है इसका मैक्सिमम एरिया ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, उसके हिसाब से भी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स में से हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स आए वो यहाँ पे ए आया, उसके साथ साथ बी भी आया और उसके साथ साथ ई भी आया। वाइस सी और डी जो है ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। तो ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सी एंड डी, हमारे जो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे वो करेक्ट है। तो ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। तो ये आपके इनिशियल पेज से ये क्वेश्चन बनाया हुआ था, इसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर हो गई। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इस बार हमें इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखने हैं। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, according to the IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप जो है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखोगे, हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। इनका जो 2004 का डेटा है उसके हिसाब से ये मेंशन हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी का। फिलहाल जो नंबर ऑफ प्लांट्स या जो नंबर ऑफ एनिमल्स टोटल मिला के जिनको डिस्कवर किया हुआ है, जिनकी कैरेक्टराइजेशन की हुई है, तो उसका नंबर जो है दैट इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। हमारी एनसीईआरटी का डेटा है बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद बी स्टेटमेंट पे हम जाएंगे, फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन्स देन इन द ट्रॉपिकल दीज कंट्रीज। ये भी हम सब जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल हमारे रीजन से, जो कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन्स में आ जाते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा है, और तमाम स्पीशीज जो है या कंपेरेटिवली तमाम स्पीशीज को हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया हुआ है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स में स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्पीशीज है टेम्परेट रीजन्स के अंदर उनको वहां पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। वही हमारे स्टेटमेंट के अंदर हमारे एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है कि स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन्स देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ये भी हमारा यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। इसके बाद नंबर सी स्टेटमेंट, मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे। आप सब जानते हो जो हम ज्यादातर एस्टिमेशन पे बात करते हैं, कुछ एस्टिमेशंस हमारे 40 to 50 मिलियन तक जाते हैं, इतनी डाइवर्सिटी हमारे जो है इस अर्थ पे है, और रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन सबसे ज्यादा माना जाता है। उसी के रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉबर्ट मे ने ये कहा हुआ है, इस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है दैट इज अबाउट 20 to 50 मिलियन स्पीशीज। हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है कि यहां पे जो स्पीशीज की ग्लोबल डाइवर्सिटी है दैट इज अबाउट द 7 मिलियन स्पीशीज, बट यहां पे लिखा हुआ दैट्स अबाउट 20 to 50 मिलियन स्पीशीज। ये उतना ज्यादा साइंटिफिकली या उतना ज्यादा जो है कंजर्वेटिव मेजर हम नहीं मानते हैं। तो ये हमारा यहां पे इनकरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट मे जो है उनका हम मानते हैं वो ज्यादा जो है साइंटिफिकली डेटा उनका सबसे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके हिसाब से 7 मिलियन स्पीशीज जो है ये हमारे ग्लोबल स्पीशीज की डाइवर्सिटी हो सकती है। बट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये अबाउट एस्टिमेशन 20 to 50 मिलियन तक जा सकता है, बट ये रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद ये भी हम सब जानते हैं कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स, तो उस पे लिखा हुआ है मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड सो फॉर जो है दे आर एनिमल्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू प्लांट्स, जो हमारे एनिमल्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, एंड दैट्स मोर देन 70% जितने भी यहाँ पे एस्टिमेशंस है, राइट। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। इनफैक्ट आप इसमें ये भी जानते हो कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है दैट्स ऑफ द इंसेक्ट्स एज वेल।
प्लांट्स कंप्राइज, ई स्टेटमेंट हमारा, प्लांट्स कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज। तो ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्लांट्स, जिसमें आपके यहाँ पे याद रखोगे आपके एल्गा, ब्रायो या टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के साथ साथ यहाँ पे फंगई को भी इंक्लूड किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर विद इन द प्लांट्स। तो फंगई को लेके यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स की जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है दैट इज नॉट मोर देन 22%। बिल्कुल सही, हमारे एनसीईआरटी का डेटा हमने पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद the number of fungi species in the world is more than the combined total of the species, that is of fish, amphibians, reptiles एंड मैमल्स। ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट हम अपने एनसीईआरटी से देखते हैं कि फंगई स्पीशीज का जो नंबर हमारे दुनिया में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो फिश के कंपैरिजन में या फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स को मिला के जो उनकी डाइवर्सिटी बनती है उनसे ज्यादा नंबर हम देखते हैं फंगई का। तो ये फंगई का नंबर किन से ज्यादा है, ये आप याद रखोगे, FARM, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स जो है कुल मिला के अगर उनका कॉम्बिनेशन में भी हम देखेंगे उनका नंबर कितना है, उससे कहीं ज्यादा नंबर हम इस दुनिया में फंगई का ही देखते हैं। हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने थे जिसमें हमारा यहाँ पे सी आ गया, राइट। तो सी सिर्फ हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे दिया हुआ है ओनली सी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बनाया हुआ है, इससे भी आपका ये रिवाइज हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इस बार हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट यहां पे देखना है, राइट। ए स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज इट शेयर्स, ये आपको ये डेटा याद रखना है, 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो हमारी जो इंडिया की कंट्री है, यहाँ पे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज की है उसमें इंडिया में जो है करीबन पाया जाता है उसका 8.1%, राइट। इसलिए इंडिया को माना जाता है दिस इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी का है और ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। इंडिया का लैंड एरिया उतना नहीं है जितनी यहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखी जाती है, इसलिए इसको जगह मिली है अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ गया यहां पे। उसके बाद बी स्टेटमेंट है, नियरली 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India। जहां तक हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया में अभी तक जो है कम से कम 45,000 स्पीशीज प्लांट्स के मिले हुए और इसका ऑलमोस्ट ट्वाइस नंबर जो है वो एनिमल्स का रिकॉर्ड हुआ है इंडिया से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है हमारे जो है एनसीईआरटी के लिहाज से। सी स्टेटमेंट आप देखोगे, as per Robert May's global estimation, only 22% of the total species have been recorded so far। तो इसमें भी ये चीज आपको याद रखना है, जो उनका एस्टिमेशन है रॉबर्ट मे का, जो कि सबसे जो है हम सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं उनका एस्टिमेशन। तो उनके एस्टिमेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्पीशीज जो है इस दुनिया में है। तो उस 7 मिलियन में से अभी तक जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ 22% जो है उनका यहाँ पे जो है वो डिस्कवर हुए हैं, उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगेन ये डेटा आपको याद रखना है, रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेशन के हिसाब से अभी तक सिर्फ 22% जो है टोटल स्पीशीज को रिकॉर्ड किया हुआ है। अगेन ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। द बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेट्स आल्सो गिव द फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। आपने ये लाइन भी जरूर देखी होगी और जहां तक आपने एनसीईआरटी में जो है पढ़ा होगा वहां पे आपने याद भी रखा होगा कि जितने भी एस्टिमेशंस है उन
एस्टिमेशंस में कहीं पे भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं मिली। हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एस्टिमेशन जो है वो सही से नहीं लगाया है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। हम जो है वो कन्वेंशनल मेथड्स लगाते हैं या कुछ माइक्रोब्स को कल्चर भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोकैरियोट्स का एस्टिमेशन नहीं कर पाते हैं। बट यहां पे लिखा हुआ है द बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेट्स आल्सो गिव द फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। नहीं, इसमें प्रोकैरियोट्स का फिगर नहीं दिया जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत आ जाएगा। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट्स में देखते हैं ए, बी और सी हमारे करेक्ट आए और डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट आ गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर डी। यहां प्रोकैरियोट्स को एस्टिमेशंस में कोई फिगर नहीं मिला हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद और एक क्वेश्चन, ऐसे आपने जो है वहां पे 3 डायग्राम्स देखे होंगे, आपको उन पे जो है वो नजर रखनी चाहिए। आपकी जो है वहां पे लेबलिंग इनसे पूछी जा सकती है। तो उसी में से एक डायग्राम जो है आपने या इस पैटर्न की भी देखी होगी वहां पे, और ये जो है इसमें आपने यहाँ पे W, X, Y, Z वगैरह ये लेटर्स से जो यहाँ के कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी अमंग द इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं, उनमें पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा नंबर किन इनवर्टिब्रेट्स का है या सबसे कम किन का नंबर है, ठीक है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आप सब जानते हो, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में जो नंबर है दैट इज ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। ये इंसेक्ट्स का सबसे ज्यादा नंबर है। और अदर इनवर्टिब्रेट्स के लिए आपने ये वाला वहां पे जो है ये वाला एरिया वहां पे देखा होगा, दिस इज फॉर अदर इनवर्टिब्रेट्स। और उसके साथ साथ आपने क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कन्स का भी नाम देखा होगा, तो ये हमारे मोलस्कन्स के लिए वहां पे दिया हुआ है। और ये वाला जो है ये वाला सेक्शन यहां पे हमारे क्रस्टेशियंस के लिए दिखाया हुआ वहां पे है। तो इसमें जो है आप जब करेक्ट ऑप्शंस यहां पे देखोगे, ये W हमारे इंसेक्ट्स के लिए आना चाहिए। तो इंसेक्ट्स यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहां पे X लिखा हुआ है, तो X मैंने कहा आपको ये वाला कंपोनेंट आपके मोलस्कन्स के लिए है, और ये हमारे क्रस्टेशियंस के लिए है, और ये हमारे अदर इनवर्टिब्रेट्स के लिए है। तो X यहां पे जो है दैट पर्टेन्स टू द मोलस्कन्स, राइट। और उसके बाद जो है Y हमारा क्रस्टेशियंस के लिए है, तो ये हमारा जो है ये क्रस्टेशियंस के लिए यहां पे। और उसके बाद ये Z जो है ये अदर इनवर्टिब्रेट्स के लिए, तो ये अदर इनवर्टिब्रेट्स यहां पे अदर मैमल्स लिखा हुआ है, राइट। हम यहां पे इनवर्टिब्रेट्स का देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही आ गया। इनवर्टिब्रेट्स में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नंबर इंसेक्ट्स का, देन दे आर फॉलोड बाय द मोलस्कस, और उसके बाद क्रस्टेशियंस, और उसके बाद हमारे अदर इनवर्टिब्रेट्स का नंबर आ जाता है। इसी तरह से और एक वहां पे 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनकी लेबलिंग भी जरा आप जो है अच्छे से याद करोगे, वहां से भी क्वेश्चन आने के आपके चांसेस रहेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद हम और एक क्वेश्चन पे यहां पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स यहां पे दिए हुए हैं, इनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहां पे देखना है। स्टेटमेंट्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन्स पे आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, with very few exceptions species diversity decrease as we move from the equator towards the poles। बिल्कुल सही बात, हम सब जानते हैं कि यहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हमारे इक्वेटर पे है, उसके बाद टेम्परेट रीजन्स में आ जाती है स्पीशीज की डाइवर्सिटी, राइट, वहां तक वो कम हो जाती है, और पोल्स पे सबसे मिनिमम जो है बायोडाइवर्सिटी का नंबर है। तो यहां पे आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे इक्वेटर के नजदीक है, उसके बाद टेम्परेट रीजन्स में, और उसके बाद जो है पोल्स की तरफ बहुत ज्यादा वो डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे यही लिखा हुआ है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है कहां से, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो हमारी है वो हमारे इक्वेटर्स के नजदीक, और सबसे कम जो है वो पोल्स पे देखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही आ गया, राइट। उसके बाद कोलंबिया, आप सब जानते हो, नाम भी सुना है आपने अपने एनसीईआरटी के अंदर, लोकेटेड नियर इक्वेटर, ये इक्वेटर के नजदीक है। हैज अबाउट, वहां पे आपको याद होगा कंपैरिजन में बर्ड्स के स्पीशीज का नंबर लिखा हुआ है कुछ कंट्रीज का, राइट, जिसमें न्यूयॉर्क वगैरह, ग्रीनलैंड वगैरह का वहां पे जिक्र है, इनफैक्ट इंडिया का भी वहां पे लिखा हुआ है। उसी में ये स्टेटमेंट है,
Colombia, which is located near the equator, has about 1400 species of birds. तो कोलंबिया इक्वेटर के नजदीक है, दैट्स वाई वहां पे स्पीशीज का नंबर ज्यादा है और बर्ड्स का जो है वहां पे स्पीशीज का नंबर जो है वो भी ज्यादा है। तो 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कोलंबिया में पाए जाते हैं। एंड इंडिया, जिसका ज्यादातर रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही फॉल होता है, हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ये बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। उसके बाद न्यूयॉर्क दिखाया हुआ है, दिस इज लोकेटेड 41 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ, और उसके साथ साथ मैं आपको पहले दिखा दूं ग्रीनलैंड का वहां पे दिखाया होगा, ये लोकेटेड है एट 71 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर यहां पे आपको बोला जाए न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड में से सबसे ज्यादा जो है इक्वेटर के नजदीक कौन सा है, तो वो हमारा न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क अगर इस इक्वेटर के नजदीक है तो वहां पे बर्ड की स्पीशीज का नंबर जो है वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट को जरा हम देखेंगे, न्यूयॉर्क हैज लेस बर्ड स्पीशीज देन ग्रीनलैंड। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क इक्वेटर के नजदीक है, तो यहां न्यूयॉर्क के अंदर जो है बर्ड की स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ग्रीनलैंड। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा यहां पे इनकरेक्ट आ जाएगा, राइट। उसके बाद इक्वेडोर, हम सब जानते हैं ये भी जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में फॉल होता है, हैज अबाउट 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स है आप सब जानते हो, इसमें हमारे टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स आ जाते हैं। एज अ फॉरेस्ट ऑफ equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। जो हमारा टेम्परेट रीजन्स में से एक मेंशन हुआ है मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए, और इक्वेडोर का अगर हम इक्वल फॉरेस्ट का एरिया देखेंगे तो इक्वेडोर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन के नजदीक है, दैट इज वाई वहां पे वेस्कुलर प्लांट्स का नंबर ज्यादा है। इनफैक्ट दिखाया हुआ है कि 10 टाइम्स उन स्पीशीज का नंबर वहां पे ज्यादा है। बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी की लाइन है और ये बिल्कुल हमारा करेक्ट यहां पे स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद ई स्टेटमेंट में यहां पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका जो है हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। बिल्कुल ये हम बचपन से जानते हैं, आपकी मॉर्निंग असेंबलीज पे न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन भी जो है वहां पे पूछा भी गया होगा। हमारे जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है वहां मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखी जाती है। तो यहां पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो देखना था, जिसमें हमारा सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सी ओनली हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के लाइन से लिया हुआ है, हमने यहां पे जो है डिस्कस किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, और एक क्वेश्चन यहां पे जो दिया हुआ है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट देखना पड़ेगा अबाउट द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिक्स देन द टेम्परेट रीजन्स। ऐसी जो है कौन कौन से रीजन्स है जिनकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन्स। तो उनके रीजन्स भी हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, वही हमने यहां पे लाए हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है unlike temperate regions which were subject to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had long evolutionary time for species diversification। आप सब जानते हो speciation is a function of time। तो यहां पे उसी के रिलेटेड ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हमारे टेम्परेट रीजन्स जो है वो जो है अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस, वहां पे टेम्परेचर के रिलेटेड जो वहां पे जो चेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे हमारे टेम्परेट रीजन्स में, और हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुई। तो वहां पे जो है एवोल्यूशन के लिए उनको अच्छा खासा टाइम मिला, दैट इज वाई हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी का नंबर ज्यादा है। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारा। उसके बाद ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर मोर सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। आप अच्छे से अपने एनसीईआरटी के लाइन्स याद रखे होंगे कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस जो है आप सब जानते हो दे आर लेस सीजनल। हमारे ट्रॉपिकल जो रीजन्स है दे आर लेस सीजनल, लिखा
हुआ है दे आर मोर सीजनल, सही बात है, दे आर लेस सीजनल एंड दे आर रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, दैट इज वाई वहां पे स्पेसिएशन ज्यादा हुआ एंड नंबर जो डाइवर्सिटी में है वहां पे वो ज्यादा हुआ। तो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स में जो है वहां पे हम सब जानते हैं लेस सीजनल जो है वहां पे वेरिएशंस है। तो ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मोर सीजनल जो है वहां के एनवायरमेंट्स है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर सी पे, constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity in tropics। अगेन हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही जो है ये लाइन वहां से ली हुई है कि कांस्टेंट एनवायरमेंट्स जो होते हैं जहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे तो उनकी वजह से जो हमारे स्पीशीज है उनका निश का स्पेशलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। निश जो है आपने अपने क्लासरूम्स के अंदर जो है निश डिस्कस भी किया होगा तो आपको याद भी आया होगा, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है वहां सोलर एनर्जी हम सब जानते कि ज्यादा मिलती है। सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी, और वहां की प्रोडक्टिविटी जो है उस सोलर एनर्जी की वजह से ज्यादा होती है। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको अच्छे से जो है याद रहना चाहिए अपनी एनसीईआरटी का। हम सब जानते हैं सोलर एनर्जी का अमाउंट हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा है जिसकी वजह से वहां की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, और उस प्रोडक्टिविटी की वजह से हम सब जानते हैं कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा हो सकती है बट इनडायरेक्टली, ना कि डायरेक्टली। यहां अपने एनसीईआरटी को जरा वहां ओपन करके देखिएगा, लिखा होगा दैट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी, बट यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी, और इसकी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत यहां पे आ जाएगा। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पे देखने थे, करेक्ट स्टेटमेंट्स में हमारा ए भी आ गया और सी भी आ गया, तो ए और सी जो है वो आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये आपके एनसीईआरटी के लाइन से अगेन हमने लिया हुआ है, और वहां पे जो आपने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अपने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहां पे रखा हुआ है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इस बार भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट यहां पे देखना है अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, राइट। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हम यहां पे पढ़ेंगे नहीं, उसको हम रिवाइज करेंगे अपने क्वेश्चन के थ्रू। आपने नाम सुना होगा वहां पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का, याद रखेगा उसमें लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जरा हम पढ़ लेंगे। Alexander von Humboldt, the great British naturalist and geographer, सही बात है वो नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। इन हिज एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस, उनके एक्सप्लोरेशंस कहां पे हुई आप सब जानते हो, इन द वाइल्डनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स में। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद एन इंक्रीज्ड एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर आप इस स्टेटमेंट पे गौर करोगे, उन्होंने देखा था कि जितना ज्यादा एरिया हम कवर करते जाएंगे उतनी ही स्पीशीज की डाइवर्सिटी हमें ज्यादा मिलती जाएगी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। सही बात है, बट एक चीज ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट से इनकरेक्ट बना दिया। अगर आप यहां पे गौर से देख रहे होंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो था वो बेसिकली एक जर्मन नेचुरलिस्ट था, ना कि ब्रिटिश। यहां पे आप देखोगे ब्रिटिश लिखा हुआ है, यहां पे जो है जर्मन होना चाहिए था। बाकी जो लाइन से बाकी जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, बट इनकी जो यहां पे नेशनलिटी है उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट यहां पे जो है हमारे लिए इनकरेक्ट बन जाएगा। उन्होंने सही बोला था एक्सप्लोर एरिया के साथ साथ जो है वहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी अप टू ए सर्टेन लिमिट, बट जो है यहां पे जर्मन होना चाहिए था ना कि ब्रिटिश। ब्रिटिश लिखा हुआ है, तो छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका एंटायर जो स्टेटमेंट दिया होगा वहां पे आपको बड़े अच्छे से इत्मीनान से पढ़ना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया। अब जो वहां पे ग्राफ भी दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप सब जानते हो जो स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने देखा होगा वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आ जाता है जब हम प्लॉट करते हैं उसको बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एक्सप्लोर एरिया। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट। उसके बाद अगर उसको हम वहां पे
लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे तो जो रिलेशन आ जाएगी बिटवीन द एक्सप्लोर्ड एरिया एंड द स्पीशीज रिचनेस, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और उसको एक इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज log s इज इक्वल टू log c प्लस z ऑफ log a। z आप जानते हो ये आपको स्टीपनेस देता है, ये लाइन ऑफ जो है वहां पे जो है लाइन ऑफ रिग्रेशन आप देखते हो वहां पे, तो ये बिल्कुल सही है। जब इसको हम वहां पे लॉगरिथमिक स्केल पे हम देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और इस इक्वेशन से हम उसको यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद द वैल्यू ऑफ z इज रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। तो दैट मीन्स जो z का वहां पे वैल्यू होगा दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीशीज या टाइप ऑफ द स्पीशीज या वो रीजन पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये यहाँ पे मेंशन हुआ है जो वैल्यू ऑफ z होगा दैट इज द रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, चाहे हम बर्ड्स की बात करें या चाहे हम मोलस्कस की बात करें, किसी की भी हम बात करेंगे तो अगर एक्सप्लोर एरिया जो है वो पर्टिकुलर रीजन का हम देखेंगे वहां पे, तो पर्टिकुलर रीजन के बाद हम जो उसका वैल्यू देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। तो दैट मीन्स z का वैल्यू जो है वो किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा, ना कि वो एक्सप्लोर एरिया कौन सा रीजन होगा उस पे वो डिपेंड करेगा। तो ये अगेन हमारा जो है सही आ गया। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स तमाम है एक्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे जो है दैट इज एक्सेप्ट ए, तो ये हमारा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट z इज। अब z के रिलेटेड जो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपको देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ z वहां पे बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plants in Britain, birds in California or molluscus in New York। आपको अपने एनसीईआरटी की लाइन्स याद आई होंगी, चाहे हम जो है ब्रिटेन में प्लांट्स का वो वहां पे जेड का स्लोप देखेंगे, चाहे वो कैलिफोर्निया में हम बर्ड्स की बात करें या हम न्यूयॉर्क के अंदर मोलस्कस की बात करेंगे, वहां जेड का वैल्यू जो है इन तीनों रीजन्स में डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के लिए जो है सेम ही आ जाएगा, जिसका वैल्यू भी वहां पे दिया हुआ है दैट विल रेंज फ्रॉम 0.1 to 0.2। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही। और उसके बाद फॉर एंटायर कॉन्टिनेंट्स अगर हम लार्ज स्केल पे देखेंगे जेड का वैल्यू जो है दैट रेंज फ्रॉम 0.6 to 1.2। अगेन जो है अगर हम पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पे जो है डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के लिए जो जेड का वैल्यू आ जाता है दैट इज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है दैट्स फ्रॉम 0.6 to 1.1 दिस 0.6 to 1.2। अगेन ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद फ्रूगिवरस बर्ड्स जो हमारे हैं प्लांट के प्रोडक्ट्स जो खाते हैं चाहे वो लीव्स खाए या सीड्स वगैरह खाए, एंड मैमल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट लिखा हुआ है द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। यहाँ पे जरा आप देखिएगा फ्रूगिवरस बर्ड्स और मैमल्स के लिए जब जेड का वैल्यू एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है तो लिखा हुआ है बिल्कुल 1.15, बट याद रखिएगा दैट इज फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स नॉट फॉर द टेम्परेट फॉरेस्ट्स। छोटी छोटी गलतियां आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जेड का वैल्यू फ्रूगिवरस बर्ड्स एंड हमारे मैमल्स के लिए आ जाएगा इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। हम जानते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए नहीं, ये वैल्यू जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए वहां पे दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो इसके बाद इट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये जेड का नाम जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया जाता है। अगेन हम सब जानते हैं कि ये सही बात है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आ गया वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वहां पे जो है रीजन को ट्रॉपिकल से टेम्परेट बनाया हुआ है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने वहां पे डेविड टिलमेन का नाम सुना होगा और इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी जो है उस पे वो सारे पॉइंट्स आपने जो है वो याद रखे होंगे, उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन है। A community with less species tends to be more stable than those with high species। नहीं, हम सब जानते हैं कि अगर एक इकोसिस्टम एक कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो वहां पे जो है प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम वो कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल भी होगी। बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है लेस स्पीशीज टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। अगर कम्युनिटी में कम स्पीशीज होंगे तो वो कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल होगी,
एज कंपेयर टू दोज विद हाई स्पीशीज। नहीं, अगर हाई स्पीशीज नंबर होगा वहां पे तो वहां पे कम्युनिटी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये असर्शन हमारा फॉल्स आ गया। उसके बाद रीजन जरा देख लेते हैं। मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेस विल बी ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। तो एक साल के बाद, दूसरे साल, तीसरे साल जो बायोमास का हम कंटेंट देखते हैं, अगर स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा तो वो बायोमास का जो वेरिएशन आ जाता है वो बहुत कम आ जाता है। और जितना बायोमास का वेरिएशन कम आ जाएगा, हम जानते हैं कि वो कम्युनिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वहां पे स्पीशीज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेस विल बी ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। तो रीजन हमारा सही आ गया। तो इसमें असर्शन फॉल्स है हमारा, और इसका रीजन जो है ये यहां पे ट्रू बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। Moving on to question number 11. Which of the following statement are correct for स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी? तो स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, मैंने अभी कहा था कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से कोई कम्युनिटी, कोई इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। वही सब कुछ हमने एनसीईआरटी के लाइन से यहां पे लिया हुआ है। आप जरा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखोगे, डेविड टिलमैन का आपने नाम सुना होगा। लॉन्ग टर्म जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने आउटडोर प्लांट जो है प्लॉट्स पे किए हुए थे, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। डेविड टिलमैन in his long-term ecosystem experiments using outdoor plots found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass। अभी इससे पहले भी हमने ये देखा, ये बिल्कुल सही बात है। जिन प्लॉट्स में स्पीशीज का नंबर उन्होंने ज्यादा रखा था, वहां पे बायोमास में ईयर टू ईयर वेरिएशन बहुत कम आया हुआ था, जिसकी वजह से हम सब जानते हैं कि वो कम्युनिटी, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल रहा होगा। तो जो है ये बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। He also showed that in his experiments increased diversity contributes to higher productivity। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी किसी भी प्लॉट के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो जाहिर सी बात है वहां की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। तो अगेन ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। अगर उस कम्युनिटी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल डिस्टर्बेंस हो, एक तो उस इकोसिस्टम में सबसे पहले उन डिस्टर्बेंसेस के लिए जो है रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब अगर नुकसान पहुंचा तो नुकसान के बाद कितना जल्दी वो उबर पाएंगे, उस नुकसान को जो है वो जल्दी उबर पाएंगे उस नुकसान से, तो उसको हम रेजिलियंस नाम देते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक स्टेबल कम्युनिटी की यही निशानी होती है, दैट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर डी पे हम जाते हैं। इट कैन और कैन नॉट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय द एलियन स्पीशीज। अगर बाहर की कोई स्पीशीज जो है हमने किसी इकोसिस्टम के अंदर किसी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस उसको कराया, वो वहां पे इन्वेजिव ना बन पाए, इसलिए कम्युनिटी वहां पे रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए। दैट कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंस टू द इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज। बट यहां पे मेंशन किया हुआ है इट कैन और कैन नॉट बी रेजिस्टेंट ना। मैं कहता हूं और आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी है इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय द एलियन स्पीशीज, बट यहां पे लिखा हुआ इट कैन और कैन नॉट बी रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। तो तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट है एक्सेप्ट डी। तो आपका ये ऑप्शन सही आ गया यहां पे। अगेन और एक क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस आपने नाम सुना होगा, और आप ये भी जानते हो दैट वाज गिवन बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम आपने याद रखा होगा, पॉल एरलिच। उनका नाम भी आपने याद रखा होगा। तो उन्होंने वहां पे जो है एक एनालॉगी से हमें समझाया था कि एक इकोसिस्टम किस तरह से स्टेबल हो सकता है। आप सब जानते हो उन्होंने इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से वहां पे कंपेयर किया था। फिर उस एरोप्लेन पे जो रिवेट्स लगे हुए हैं, जो सिक्रिव्स लगे हुए हैं, उनको उन्होंने कंपेयर किया था विद द स्पीशीज ऑफ द कम्युनिटी। और उसके बाद जो विंग्स पे रिवेट्स है, जो विंग्स के ऊपर लगे हुए वहां पे सिक्रिव्स है, उनको उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज के साथ या की स्पीशीज के साथ रिलेट किया हुआ था। और जो वहां पे उन्होंने वो बाहर निकाले थे, अगर वहां पे उन्होंने जैसे समझाया था जिस तरह से वहां के पैसेंजर्स अगर उन रिवेट्स को निकाल देंगे तो उसका मतलब है, अगर उनको पॉप आउट कर लेंगे उसका मतलब है कि हम एक एक
एक जो है स्पीशीज को उस इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। तो वो एनालॉजी आपको याद होगी, आपने पढ़ी भी होगी। तो उसी के रिलेटेड जो है यहाँ पे एक वो जो है क्वेश्चन बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैरेबल। तो कंपैरिजन जिस तरह से मैंने आपको समझाया, उन्होंने स्पीशीज को वहां पे कंपेयर किया था विद द रिवेट्स और विद द स्क्रिव्स जो उस एरोप्लेन के ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद इकोसिस्टम को उन्होंने जो है एयरप्लेन या एरोप्लेन के साथ रिलेट किया था। उसके बाद जो है उन्होंने कहा था स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को रिलेट किया था विद द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट। जिस तरह से उन्होंने समझाया था अगर ज्यादा रिवेट्स को हम निकालते जाएंगे तो वो एरोप्लेन जो है वो डेंजरसली वीक होता जाएगा। जिस तरह से अगर हम जो है अपने इकोसिस्टम से स्पीशीज को एक्सटेंड करते जाएंगे तो वो इकोसिस्टम जो है वो उतना ही अनस्टेबल बनता जाएगा। बिल्कुल जो है ये कंपैरिजन वहां पे किया हुआ था। और पॉपिंग का मतलब था कि वहां पे हम एक्सटिंक्ट कर रहे हैं उन स्पीशीज को, बट पॉपिंग को यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के साथ दिखाया हुआ है। नहीं, ये तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का यहाँ पे असल में होना चाहिए था। जिस तरह से वो पॉप कर रहे थे, रिवर्स को निकालते जा रहे थे, उसका मतलब था एक एक स्पीशीज को हम इकोसिस्टम से खत्म करते जा रहे हैं। तो ये जो है ये कंपैरेबल जो है ये तीन हमारे आ जाएंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैरेबल, वो हमारे ये पॉपिंग वाला आ जाएगा। पॉपिंग से मतलब था उनको एक्सटेंड करना, उन ना कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के रिलेटेड वहां पे वो था। तो इस क्वेश्चन के बाद जो है और एक क्वेश्चन पे हम जाते हैं। लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के लाइन है, द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। हम जानते हैं एंड द एक्यूजिंग फिगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये भी हम जानते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा रीजन जो बायोडाइवर्सिटी के नुकसान के रिलेटेड है उसकी उंगली हमेशा हम ह्यूमंस पे ही आ जाती है, क्योंकि हमने ही वैसे कारनामे किए उस दुनिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हमें देखना है फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके रिलेटेड आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे जो है निकालना है। नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट या फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, IUCN का डेटा है 2004 का, विच डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज। 784 स्पीशीज जो है इन्होंने वहां पे जो है मेंशन किए हुए हैं। IUNC का 2004 का डेटा जो है इन्होंने कहा कि इतने स्पीशीज जो है वो हमारे अर्थ से डिक्लाइन जो है एक्सटिंक्ट हो गए, जिसमें आपके वर्टिब्रेट्स का नंबर 338 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। इनवर्टिब्रेट्स में 359 दिया हुआ है एंड 87 प्लांट्स भी वहां पे दिया हुआ है। ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए इन लास्ट 500 इयर्स, बिल्कुल सही बात है, हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। आपके एनसीईआरटी के पहले पेज पे लिखा होगा अबाउट 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ बीटल्स। इसी तरह से 28,000 स्पीशीज ऑफ फिश एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स के जो प्लांट्स है। तो ये जो है एक डेटा वहां पे फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है, ये भी आप याद रखोगे। ये हमारा जो है स्टेटमेंट सही। इन द लास्ट 20 ईयर्स, जो पिछले 20 ईयर्स जहां से वो बुक पब्लिश हुई थी, जो डेटा वहां पे दिया हुआ था, in the last 20 years alone there is disappearance of 27 species। 27 species जो है सिर्फ 20 years, last 20 years में खत्म हो गए, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद उनमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जिस तरह से वहां पे लिखा होगा 3 सब स्पीशीज, जो बाली, जावन एंड कैस्पियन, 3 सब स्पीशीज। किसकी 3 सब स्पीशीज? सर हम जानते हैं ये तीनों के तीनों सब स्पीशीज टाइगर की थी, मगर एक्सटेंट हो गई, अब दुनिया में नहीं है। दीज 3 सब स्पीशीज ऑफ लाइन आर इंक्लूडेड इन रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स। बट हम सब जानते हैं कि ये टाइगर की सब स्पीशीज थी, ना कि लाइन की। इन्होंने लाइन लिखा हुआ है। तो इसके बाद NFTs मगर ये खुद गो मत। तो 3 सब स्पीशीज, बाली, जावन एंड कैस्पियन, ये टाइगर की 3 सब स्पीशीज है, ना कि लाइन की, राइट। तो ये इसकी वजह से ये करेक्ट हमारा जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे विद रिलेशन टू द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया हमारा यहाँ पे। ये तीनों सब स्पीशीज असल में किसकी है? दे बिलोंग टू टाइगर, नॉट टू लाइन। ओके, यहाँ पे लाइन दिया हुआ था। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से देखा होगा, इसको आप याद रखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगेन जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से आपको जो है नॉट करेक्ट, इसको आप
ऐसे वहां पे लिखा करोगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट देखना होगा रिगार्डिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज के रिलेटेड वहाँ बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो उन्हीं में से जो है आपको ये लाइन्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है सम ग्रुप्स लाइक फिश appear to be more vulnerable to extinction। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे फिश के some groups like फिश जो है यहाँ पे लिखा हुआ है that is more vulnerable to the extinction। पर हम सब जानते हैं हमारे एनसीईआरटी के रिलेटेड जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस जो है they are more vulnerable to the extinction not fishes। फिशेस का भी जो है वो एक्सटिंक्शन या कुछ स्पीशीज का हुआ या they are facing the threat of extinction, बट ज्यादा vulnerable जो यहाँ पे है they are the amphibians not the fishes, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद more than 15,500 species worldwide are facing threat of extinction। बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे या एनसीईआरटी ने जो मेंशन डेटा किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली 15,500 स्पीशीज जो है पूरी दुनिया में दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, 23% of all mammal species in the world face the threat of extinction। ये डेटा भी आप याद रखोगे। हमारे दुनिया में बर्ड्स में से 12% और इसी तरह से हमारे मैमल्स में से 23% जो है दे आर वर्ल्ड वाइड फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके बाद लिखा हुआ है 32% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। हम सब जानते हैं, अभी मैंने कहा एम्फीबियंस आर मोर वनरेबल टू द एक्सटिंक्शन, उन्हीं का नंबर ज्यादा होना चाहिए। असल में 32% यहाँ पे एम्फीबियंस का है और उसके बाद 31% हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का, बट उल्टा दिया हुआ है। जिम्नोस्पर्म का लिखा हुआ है 32% और हमारे एम्फीबियंस का लिखा है 31%, बट एम्फीबियंस का 32 और जिम्नोस्पर्म्स का 31 है, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड द डोडो, जो बर्ड आपने सुना होगा, क्वागा अफ्रीका से, थाइलासीन और इसी तरह से सिटिलर सी काउ जो है, ये कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए रिसेंटली, तो ये हमारा जो है यहाँ करेक्ट आ जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट में आप देख रहे होंगे हमारा ए भी फॉल्स आया और हमारा डी भी फॉल्स आया, तो ये आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिक्स्थ एक्सटिंक्शन presently in progress with difference in the rates. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster। हम सब जानते हैं कि previous extinctions भी हुई, मगर जो इस टाइम पे extinction चल रहा है mass extinction, वो हमारा 6th mass extinction चल रहा है। और इसमें हम सब ये भी जानते हैं पुराने mass extinction से इसका जो रेट है वो ज्यादा है, that is about 100 to 1000 times। अब इसके हिसाब से अगर एनसीईआरटी की लाइन आप याद रखोगे, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो नियरली जो हमारे हाफ स्पीशीज हमारे बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं, करीबन आगे आने वाले 100 सालों के अंदर जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो 50% जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ 100 सालों के अंदर खत्म हो सकती है। वही आपके ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ कैन बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। बाकी ऑप्शंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट आपको देखना है अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन। अगर रीजन किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। हम जानते हैं डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, सही बात है, देयर विल बी डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, देयर विल बी लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल दिस पर्टर्बेशंस सच एज ड्राफ्ट, तो उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी वहां पे। Increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, इसी तरह से water use या pest and disease cycle जो चलता है यहाँ पे जो है इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा एक इकोसिस्टम के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्वेंसेस आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच ड्राइव्स एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन अमंग द
फॉलोइंग इवल क्वार्टेट इज। ये इवल क्वार्टेट भी आपने वहां पे एक न्यूमोनिक सुना होगा कि वहां पे इवल क्वार्टेट में चार चीजें हमारे आ जाती है। एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आ जाते हैं। ये चारों के चारों हमारे इवल क्वार्टेट में आ जाते हैं, जो कि वहां पे जो है नाम इन चारों जो रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है इन चारों के लिए दिया हुआ है। बट इनमें सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज है वो हम सब जानते हैं, दैट इज आर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपका इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। इवल क्वार्टेट में सबसे ज्यादा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रीजन जो है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। So quickly we are moving to question number 19. Find the incorrect statement from the following. हम incorrect statement यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, tropical rain forests now cover no more than 6%. बिल्कुल सही बात है. एक टाइम पे 14% land area जो था that was covered by the tropical rain forest, but अब जो है that has been reduced and अब वो 6% से भी कम रह चुका है, right? तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। Amazonian rainforest is being cut down and cleared for soybean cultivation और for conversion to grasslands, वहां पे बीफ कैटल को रेज करने के लिए, ये भी हम सब जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वो एनिमल्स जो माइग्रेटरी हैबिट दिखाते हैं तो उनको जो है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन की वजह से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर स्मॉल टेरिटरीज, नहीं हम सब जानते हैं, ये पे पकड़ लेना है आपको। मैमल्स एंड बर्ड्स को दे विल रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज एंड यहां पे लिखा हुआ है दे विल रिक्वायर स्मॉल टेरिटरीज आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। उनका पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ क्योंकि उनका एरिया हमने रिड्यूस किया, उनको चाहिए था ज्यादा लैंड एरिया, बट यहां पे लिखा हुआ है दे आर रिक्वायरिंग द स्मॉल टेरिटरीज, जिसकी वजह से ये हमारा यहां पे जो इनकरेक्ट आ गया। तो ये हमारा इनकरेक्ट सिर्फ डी का ऑप्शन है यहाँ पे, राइट। ये भी आप जरा जो है एनसीईआरटी की लाइन से देखोगे आपका अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 इयर्स लाइक ऑफ स्टीलर सी का आपने नाम सुना है एंड पैसेंजर पिजन, आप सब जानते हो ये दोनों स्टीलर सी का एंड पैसेंजर पिजन अब दुनिया में नहीं है, और इनका एक्सटिंक्शन का रीजन जो था दैट वाज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी। तो इन दोनों का जो एक्सटिंक्शन का रीजन था दैट वाज बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमंस। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, आप इस पे भी जो है वहां पे देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. Which of the following statement is not correct about it? तो alien species का introduction जो है, invasion of alien species, which is one of the reason of the biodiversity loss, उसमें भी यहाँ पे जो है एक ऑप्शंस में कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस आप पढ़ोगे, यहाँ से जो है आपको नॉट करेक्ट, दैट मीन्स आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट आप देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया, सबको याद होगा, उसकी वजह से वहां के ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश जो है उनका एक्सटिंक्शन हुआ। बट ये सब हम जानते हैं नाइल पर्च जो है वो लेक विक्टोरिया में हमने ईस्ट अफ्रीका में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, बट यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ जाएगा। कैरेट ग्रास हम जानते हैं जो वीड जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, या इसी तरह से लैंटाना कैमरा जिसमें आ जाता है आपका वाटर हायासिंथ या इकोर्निया, आर इनवेजिव एंड पोज थ्रेट टू आर नेटिव स्पीशीज। इंडिया के नेटिव स्पीशीज को खतरा लाहक हुआ जब यहाँ पे ये जो एलियन स्पीशीज है ये हमारे इंडिया के अंदर इनवेजिव बन गए, बिल्कुल सही बात है। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश आप सब जानते हो, नाम भी हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, क्लैरिस गैरीपाइनस, जो एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इंडिया के जो है यहाँ रिवर्स के अंदर लाया गया था, बट इंडिया के रिवर्स में जो इंडिजिनस फिशेस थी उनको खतरा लाहक हुआ इससे। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट आ गया। तो इसमें जो फॉल्स हमारा आ जाएगा वो सिर्फ आपका ये लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो है वहां नाइल पर इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, बट यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इस छोटे से वर्ड की वजह से ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया।
Moving to next question. Which of the following statement are correct about narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity? आपने देखा वहां पे जो हमारा वहां पे जो है एक एथिकल वैल्यू आ जाता है, नैरोली यूटिलिटेरियन या ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो हमारे वहां पे जो आपके एनसीईआरटी के मेंशन किए हुए हैं, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए, तो उन्हीं में से आपको यहाँ पे देखना है कि नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड क्या क्या इसमें सही है। इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक पॉलिनेशन, नहीं, ये तो हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाता है। अगर आपको याद होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं यहाँ अपने बायोडाइवर्सिटी से, वो नैरोली यूटिलिटेरियन बेनिफिट में आ जाता है। इसी तरह से वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन द फुल ब्लूम, एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका जो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाता है। एस्थेटिक प्लेजर जैसे मैंने अभी कहा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाता है। फायरवुड वगैरह ये आपका नैरोली यूटिलिटेरियन में आ जाता है। और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस जो है नैरोली यूटिलिटेरियन के अंदर ही आ जाता है। जैसे करंटली जितने भी ड्रग्स सोल्ड किए जाते हैं हमारे मार्केट के अंदर, तो उनमें 25% जो है वो हमारे जो है इन्हीं मेडिसिनल प्लांट से आ जाते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। तो इनमें से जो है आपका सेकंड जो है, और इसी तरह से आपका फिफ्थ और फोर्थ, सेकंड फिफ्थ और फोर्थ जो है ये नैरोली आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारा आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का नंबर जो है इंडिया और वर्ल्ड वाइड कितना है। वर्ल्ड वाइड हम सब जानते हैं पहले 25 था, उसके बाद 9 ऐड किए तो 34 आ गया, और इंडिया के अंदर टोटल नंबर जो है दैट इज 3। आपने उनका नाम भी याद किया होगा, राइट। तो ये ऑप्शन आप जरा यहां से डायरेक्टली चेक करोगे, 3 एंड 34, इंडिया के अंदर 3 और पूरे वर्ल्ड के अंदर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए यहाँ पे, जैसे ऑल, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे होंगे, although all the biodiversity hotspots put together cover less than, ये स्टेटमेंट जरा आप यहां से याद करेंगे, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का टोटल एरिया है that does not cover, that covers less than 2% of the earth's total land area, but number of species जो वहां पे हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। और अगर इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो जो मास एक्सटिंक्शन हमारा 6th वन चल रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 30%। ये सब हम जानते हैं, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, लिखा हुआ है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस, बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर स्पीशीज की रिचनेस, स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा होता है। देयर इज हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म आप सब जानते हो, जो एंडेमिक स्पीशीज हो, जो नेचुरली सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हो, जो नेचुरली किसी और जो है एरिया के अंदर हम नहीं देखते हैं, एंडेमिज्म भी वहां पे ज्यादा होता है। और वहां पे हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत ज्यादा भी हो जाता है। दोज रीजन्स आर हैविंग एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस एज वेल। तो ऑल ऑफ दीज रीजन जो है, ये तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट जो है, ये एक जो है हॉटस्पॉट जो है कि वहां पे मेन फीचर्स है। और ये जो मैंने ऊपर कहा ये स्टेटमेंट भी आप जरा जो है याद रखोगे इसके रिलेटेड। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑप्शंस आप देख लोगे खुद ही। एंडेमिक स्पीशीज जैसे मैंने अभी कहा, दो स्पीशीज विच ऑकर इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, नेचुरली वो किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखे जाते हैं। बायो प्रॉस्पेक्टिंग हम सब जानते हैं, बायो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक यूज, आप जानते हो। इन सिटू कंजर्वेशन में हम देखते हैं जहां पे हम जैसे एक टाइगर को सेव करने के लिए पूरा फॉरेस्ट का एरिया वहां पे कवर कर लेंगे, सेव करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। एक्स सिटू कंजर्वेशन में उनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाला जाता है, जिसमें हमारे वाइल्ड लाइफ सफारी भी आ जाते हैं। और कीस्टोन स्पीशीज जैसे रिवेट्स ऑन विंग्स, एरोप्लेन मैंने अभी समझाया, तो उनकी वजह से देयर इज रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ये सब चीजें आप देख लोगे, ऑप्शन आपका जो है वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, एन एग्जांपल ऑफ द इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में आप सब जानते हो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आ जाते हैं, हमारे नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाते हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारे वहां पे सैक्रेड ग्रूव्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इन सिटू एंड एक्स सिटू आपको यहाँ पे जो है वो देखना है रेस्पेक्टिवली। इन सिटू में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे नेशनल पार्क्स है, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, सैक्रेड ग्रूव्स भी है, जैसे मैंने अभी कहा। बट एक्स सिटू के अंदर आप जानते हो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सिटू नहीं, ये इन सिटू, नेशनल पार्क भी इन सिटू, ये नेशनल पार्क भी इन सिटू। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, जहां लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है वहां किसी भी सीड को, किसी भी गमीट को, किसी भी सेल को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा जो है ये हमारा आ जाएगा इसमें
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा जो आ जाएगा ये हमारा इन सिटू के अंदर, और हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन जो है दिस विल बी द एक्स सिटू मीन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन अगेन आपको इन सिटू और एक्स सिटू पे देखना है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके चार ऑप्शंस में बहुत सारे जो यहाँ पे जो है मीन्स जो दिए हुए हैं वहां से आपको चूज करना है। जैसे दिया हुआ है इन सिटू में आपका टिश्यू कल्चर, नहीं ये तो एक्स सिटू में आ जाएगा हमारा, एक्स सिटू में सेक्रेड ग्रूव्स, नहीं ये तो हमारा इन सिटू में आ जाएगा। इसी तरह से इन सिटू में नेशनल पार्क्स हमारा आ जाता है, और एक्स सिटू में हमारे बॉटनिकल गार्डन्स आ जाते हैं। मुझे लगता है हमें अपना ऑप्शन यहां पे मिला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में हमारे नेशनल पार्क्स, और एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमारे बॉटनिकल गार्डन्स, जहां पे वो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं और किसी प्लांट को बाहर नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के हम बॉटनिकल गार्डन्स में उनको कंजर्व करके रखते हैं। बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके बच गए। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड। जो है लेजिस्लेशन ने कुछ एरियाज को लीगली प्रोटेक्ट किया हुआ है एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहां नंबर पूछा गया। हम सब जानते हैं इंडिया में जो नेशनल पार्क्स का जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व पहले लिखा हुआ है तो 14 इनका नंबर है, नेशनल पार्क्स का नंबर 90 है, और जो हमारा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर है दैट इज अबाउट 448। हालांकि समरी में आप देखोगे, टेक्स्ट बुक की समरी में लिखा होगा दैट इज मोर देन 450 उनका नंबर है। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, यहां पे 1490 एंड 448 लिखा हुआ है। which is not in the list of sacred groves of India। sacred groves of India जिनको वहां पे जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है, या जैसे जिनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस होगी या कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगी, और लोकल पीपल जो है वो ज़्यादातर वहां पे उस जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन से इसमें जो है सैक्रेड ग्रूव्स में आ जाएंगे और या कौन नहीं आ जाएंगे। तो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान भी आ जाते हैं, खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय भी आ जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये सरगुजा, चंदा, बस्तर हमने पढ़ा भी होगा, मध्य प्रदेश के रीजन से ये भी इसमें आ जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स रीजन से आ जाते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका के भी, बट ये ऑप्शन वहां पे सैक्रेड ग्रूव्स में हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर बाहर निकालोगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ मेजर्स उठाए गए हैं ग्लोबली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन जरा पढ़ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी नोन नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स conservation is therefore a collective responsibility of all nations. In this regard, the historic convention on biological diversity, Earth Summit आप सब जानते हो, for the conservation of biodiversity and sustainable use of its products, और उसका एक फॉलो अप हुआ था in the form of World Summit, जहां पे हमने देखा था by 2020 हमें बहुत सारे मेजर्स उठाने हैं रीजनल या कंट्री लेवल पे, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाए। तो ये कहां पे हुए थे हम सब जानते हैं। अर्थ समिट जो हुआ था वो रियो दी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था, और जो हमारा वर्ल्ड समिट था वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। आप अपना आंसर यहां से पिक कर लोगे। ये ऑप्शन जरा देखोगे, रियो दी जेनेरियो ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर हमारा अर्थ समिट हुआ था, और उसके बाद जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 के अंदर वहां पे हमारा वर्ल्ड समिट हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के लाइन से हमने लिए हुए थे। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं और दूसरे टीचर भी वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड भी हमने ठीक ठाक रखी, बट सिंपल चैप्टर है, पूरा फैक्चुअल जो है डेटा ज्यादातर आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक अच्छी वेटेज इस चैप्टर की भी बनती है, आपके यहाँ पे मिनिमम जो है 12 मार्क्स जो है आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। यह आपके बॉटनी का सेक्शन का लास्ट वाला चैप्टर था। सारे चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से कवर किए। अब जो है इंशाल्लाह आपकी बारी है, आपकी प्रेपरेशंस हम उम्मीद करते हैं दैट इज अप टू मार्क, and we wish you best of luck. God bless you. Thank you.